हेलो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 10 अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम इसका जो पार्ट जो है दूसरा देख रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 देखा था हमने, और इस वीडियो के अंतर्गत हम 2013 से लेकर 2024 तक के प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम पूछे गए उनका हल देख रहे हैं। तो पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा, पिछला वीडियो जरूर देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये सब हमने कल 2024 से लेकर कुछ प्रश्न देख लिए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने पहले पिछले वीडियो में इसके सॉल्यूशन वगैरह देख लिए थे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। यदि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं कि इस प्रकार करते हैं AO बटा BO बराबर है CO बटा DO, तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब के लिए क्या कंडीशन होती है, आमने सामने की बजाय क्या करनी है, हमें समांतर करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ में हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं कि इस प्रकार करते हैं कि AO बटा BO बराबर है CO बटा DO। ये हमें प्रश्न में दिया गया। फिर हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अर्थात अब ये समलंब कब होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा AB समांतर DC, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, इसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा जो होता है वो समांतर होता है। इसके बाद में हमें इसमें करनी पड़ेगी रचना, और ये रचना वाला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। रचना में हम क्या करते हैं कि जो AB या DC किसी एक के समांतर अपन एक समांतर रेखा खींचेंगे। जैसे मैं यहाँ AB के समांतर एक रेखा खींच रहा हूँ OE, तो यहाँ लिखेंगे AB के समांतर OE खींची। OE जो है वो AB के क्या है, समांतर है। ये इसके क्या है, समांतर है। अब लेते हैं उपपत्ति। देखिए, उपपत्ति में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं ABC। उससे पहले जो दिया हुआ है वो ले लेते हैं, पर ये पहले वो भी ले सकते हैं। दिया हुआ है हमें AO बटा BO बराबर है CO बटा DO। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, CO को इधर लेके आ जाते हैं, BO को उधर भेज देते हैं। AO बटा CO बराबर हो जाएगा BO बटा DO। इसको समीकरण मान लेते हैं एक, इसका आगे यूज करेंगे अपन। इसमें हमने क्या किया, CO को BO की जगह भेजा है और BO को CO की जगह भेजा है। अब हम एक त्रिभुज ले रहे हैं ABC में, त्रिभुज ABC में अभी हमने क्या किया था, OE जो है वो समांतर है किसके, AB के। ठीक है, और आपको मैंने पहले भी बताया है, वापस बता रहा हूँ। ये एक मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, इसमें मैंने BC के समांतर एक रेखा खींची DE, तो ये बाकी वाली दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब AD बटा DB जो होगा वो AE बटा EC के बराबर होगा। और ये चीज़ जो है किसने बताई थी, थेल्स ने बताई थी। तो इसी का ही अपन उपयोग कर रहे हैं ABC में। तो यहाँ पे AB के समान तो है OE, बाकी वाली भुजा जो है AC और BC को ये समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो हम लिख सकते हैं AO बटा CO बराबर होगा BE बटा CE। ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने लिखा है थेल्स प्रमेय से। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ये हमने कहाँ से लिखा है, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से अपन लिख सकते हैं,
समीकरण 1 व 2 से। एक व दो से हम लिखेंगे तो ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ दोनों में कॉमन है, तो बी ओ बटा डी ओ बराबर हो जाएगा बी बटा सी, बी ओ बटा डी ओ बराबर हो जाएगा बी ई बटा सी ई। ठीक है, अब हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, इसका नाम है बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में ये जो ऊपर लिखा है ना, ये बी सी डी में ही आ रहा है, बी ओ बटा डी ओ बराबर है बी ई बटा सी ई। इसमें ये त्रिभुज अलग से बनाता हूँ, जैसे ये त्रिभुज है बी सी डी, और इसके अंदर ये जो है भुजा ये है ओ ई। तो आप देखेंगे बी ओ का अनुपात डी ओ से और बी का अनुपात सी के क्या है, बराबर है। जब अनुपात बराबर होता है तो इसको जो अनुपात में बांट रही है ना, वो दूसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पे दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये जो रेखा खींची हुई है ये तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। और ये जो है ये थेल्स प्रमेय का क्या है, विलोम है। यहाँ हम इसकी सहायता से लिख सकते हैं, इसलिए जो ओ ई है वो समांतर होगी किसके, डी सी के। ये हमने कहाँ से लिखा, ये लिखा हमने थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो ये हमने थेल्स प्रमेय के विलोम से लिख दिया है। अब पुनः आप देख रहे होंगे जो ओ ई है वो किसके समांतर आई है, अभी डी सी के समांतर आई है, और जो ओ ई थी वो किसके समांतर थी, ए बी के समांतर थी रचना से। इसलिए ओ ई भी डी सी के समांतर है और ओ ई ए बी के भी समांतर है। इसका मतलब ए बी जो है वो डी सी के समांतर हो जाएगी। ए बी डी सी के समांतर अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो बस इसमें थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम काम में आ रहा है, और ये प्रश्न हमारा सिद्ध हो जाएगा। ऐसा प्रश्न एक आगे और भी आएगा, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। आगे प्रश्न आएगा, उसमें बस चेंज इतना सा है कि जो चतुर्भुज का नाम है वो पी क्यू आर एस है, बाकी सेम टू सेम वही तरीका लगाना आपको। तो इस प्रश्न को अच्छे से देख लें आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम प्रश्न लेते हैं, पेपर लेते हैं 2017 का। इसका प्रश्न है हमारे सामने, दो समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाओं का अनुपात 9:16 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी डी ई एफ। सिलेबस में नहीं, मैं जो छोटे क्वेश्चन है वही मैं करवा रहा हूँ आपको, बड़े क्वेश्चन वैसे आएंगे नहीं आपके। तो इसके अंदर जो माध्यिका है ना, मान लीजिए ये माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो ये मान लीजिए माध्यिका है ए एम, और ये मान लीजिए माध्यिका है डी एन। तो ये माध्यिकाओं का अनुपात हमें दिया हुआ है, हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो इसके अंदर हमें एक लाइन लिखनी है, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे हमने पहले देखा था संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उसी प्रकार से माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात भी बराबर होता है। तो अब तो बस आसान सा है, अब हमें इसमें ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ लिखेंगे एरिया मतलब क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो इनकी संगत माध्यिका है ए एम का स्क्वायर बटे में आ जाएगा डी एन का स्क्वायर। ए एम है 9, अनुपात में 9 है, तो 9 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। अनुपात में लिखेंगे तो आंसर आएगा 81 अनुपात 256। ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। तो हम बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, आसान है
और इम्पोर्टेंट भी है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो देखिए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है। इसमें बोला गया एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो मैं मान लेता हूँ ए बी का मध्य बिंदु ले लेता हूँ डी। ये मैंने इसका मध्य बिंदु ले लिया डी। होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इस बिंदु से हमें ना इसके समांतर रेखा खींचनी दूसरी भुजा के, तो मैं मान लेता हूँ बी सी के समांतर ये रेखा खींची। तो ये तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो ये मान लीजिए ई पॉइंट है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये ए ई और सी क्या है, बराबर है। ये हमारा काम है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं, दिया हुआ है। काफ़ी आसान प्रश्न है और 2 नंबर में आ सकता है आपका, है ना, क्योंकि अभी ये जो इस बार पैटर्न है वो 1 1 और 2 है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु डी से बी सी के समांतर, बी सी के समांतर जो है वो डी ई खींची गई है, खींची गई है। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो डी ई है वो तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब ए सी को समद्विभाजित करता है। डी ई जो है ए सी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, ये हमें सिद्ध करना है। समद्विभाजित करने का मतलब है कि ए ई जो है वो बराबर आनी चाहिए सी ई के, ठीक है। तो अब हम इसको लेते हैं उपपत्ति। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि जो दिया हुआ है वो लेते हैं ना। तो डी जो है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। डी ए बी का मध्य बिंदु है। अतः अगर डी मध्य बिंदु है ए बी का, तो इसका मतलब ए डी और डी बी बराबर होंगे। ए डी किसके बराबर होगा, डी बी के। और मैं डी बी को बटे में भेज देता हूँ, तो ए डी बटा डी बी बराबर आ जाएगा 1। ये समीकरण हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। इसी प्रकार पुनः जो डी ई है, डी ई किसके समांतर है, बी सी के। अगर डी ई बी सी के समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो बाकी वाली दोनों भुजा समान अनुपात में होगी। तो हम लिख सकते हैं ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा सी ई के। और ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने लिखा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब हमें पता है ए डी बटा डी बी कितना, 1 है, तो हम समीकरण 1 का उपयोग करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए डी बटा डी बी को मैं क्या लिखूँगा, 1 लिखूँगा, बराबर में है ए ई बटा सी ई। वज्र गुणा करेंगे तो ए ई किसके बराबर आ जाएगा, सी ई के। और ए ई सी ई के बराबर आया, इसका मतलब डी ई जो है ए सी को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः डी ई जो है वो ए सी को समद्विभाजित करती है। तो ये आसान सा प्रश्न है, बस इसके अंदर आपको ये थेल्स प्रमेय का ध्यान रखना है और ये 1 बनाना है। तो आसान प्रश्न है, अच्छे से प्रैक्टिस करें और 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न है ये भी हमने पढ़ा था, उसी प्रकार का प्रश्न है, बस उसका ये उल्टा है। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ पी क्यू आर एस एक समलंब है, उसमें हमने समलंब सिद्ध किया था, ये समलंब है पहले से। और पी क्यू समांतर है आर एस के, और विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध कीजिए कि पी ओ बटा क्यू ओ बराबर है आर ओ बटा एस ओ। तो इसको हम लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है, यहाँ हम लिखेंगे पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें पी क्यू है वो आर एस के क्या है, समांतर है। और विकर्ण जो है वो परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है, वो यहाँ लिख देते हैं।
सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि PO बटा सिद्ध करना है PO बटा QO बराबर है RO बटा SO। ठीक है, इसके अंदर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी रचना। रचना हम क्या करते हैं, इसके अंदर रचना करेंगे हम OE है जो वो समांतर खींच लेते हैं अपन। OE किसके समांतर है, ये PQ के समांतर मान लो या फिर SR के समांतर मान लो, एक के समांतर खींचनी है आपको। तो यहाँ हम लिखेंगे OE समांतर PQ खींची या खींचते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं इसकी उपपत्ति। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो रचना की है उसी को हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हम लेंगे त्रिभुज PQR में। PQR में अभी हमने क्या किया था, OE जो है किसके समांतर है, PQ के। अगर OE PQ के समांतर है तो इसमें लगेगा थेल्स प्रमेय, शेष दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो PO बटा RO बराबर होगा आपके PO बटा RO बराबर होगा QE बटा RE। और ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने लिखा थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। इसी प्रकार इसको समीकरण 1 मान लेते हैं अपन। समीकरण 1 देखिए, जो दिया हुआ था हमें, दिया हुआ था जो PQ है वो किसके समांतर है, RS के। और OE किसके समांतर है, PQ के। तो PQ के समांतर OE भी है और RS भी है। इसका मतलब OE जो है वो RS के भी समांतर होगी। अब हम एक त्रिभुज ले रहे हैं वापस, त्रिभुज QRS में। इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं OE जो है ना वो किसके समांतर है, RS के। OE RS के समांतर है। अभी समांतर है तो इनकी जो बाकी वाली दो भुजा उनके अनुपात जो है, संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर। तो QO बटे में आएगा SO बराबर होगा ये QE बटे में RE। ये हमने कहाँ से लिखा, ये भी हमने लिखा थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से इसको हम समीकरण मान लेते हैं 2। समीकरण 1 व 2 की सहायता से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आप देख रहे होंगे इसमें जो PO बटा RO है, समीकरण 1 में PO बटा RO बराबर है QE बटा RE के। समीकरण 2 में QO बटा SO बराबर है QE बटा RE। तो यहाँ पे दोनों जो है ये बराबर हो जाएंगे। PO बटा RO बराबर हो जाएगा QO बटा SO। और हमें लाना है PO के बटे में क्या लाना है, QO लाना है। तो यहाँ पे अपन QO को यहाँ RO की जगह लेके आ जाते हैं और RO को QO की जगह भेज देते हैं। तो PO बटा हो जाएगा QO बराबर में हो जाएगा RO बटा SO। और यही हमें सिद्ध करना था। तो काफ़ी आसान प्रश्न है। एक रचना का ध्यान रखना और फिर हमें 2 त्रिभुज लेने हैं। तो ये प्रश्न हो गया पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेपर लेते हैं अपन 2017 का सप्लीमेंट्री एग्जाम का। प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न भी अभी पहले आया हुआ, उसको उल्टा आइए। ये त्रिभुज है ABC और इसको मान लेते हैं DE और F। इस त्रिभुज की माध्यिका मान लेते हैं AM और इसकी माध्यिका मान लेते हैं DN। ठीक है, अब हमें माध्यिकाओं का क्या बताना, अनुपात। तो इसके लिए आपको एक लाइन ध्यान में रखनी है। जो ये लाइन है वो है कि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये जो होता है इनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। AM का स्क्वायर बटा DN का स्क्वायर। अब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ 4:9, क्षेत्रफलों का अनुपात इस बार दिया हुआ हमें, और हमें निकालना माध्यिकाओं के अनुपात है ना। तो इसको हम हल करेंगे तो 4/9 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं AM बटा DN, इसका पूरे का स्क्वायर लगा सकते हैं।
स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो बच जाएगा वर्गमूल का निशान। तो AM/DN बराबर हो जाएगा 4/9 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। इसलिए AM/DN बराबर हो जाएगा 2/3। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि छोटे क्वेश्चन है तो क्या पता एग्जाम में पूछ भी ले। अगला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है और हमारे सिलेबस में भी है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो अपन एक त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम है ABC। इसमें हमें बोला गया है किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो मैं मान लेता हूँ 2 भुजाएं ले लेता हूँ, एक तो AB और एक ले लेता हूँ AC। इसके मध्य बिंदु मैंने लिए D और E। इसको जो मिलाने वाली रेखा है D, ये तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया हुआ है, दिया हुआ में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में भुजाओं AB व AC के मध्य बिंदु क्रमशः D व E है। ये हमने मान लिया, ठीक है। ये प्रश्न में दिया हुआ था कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, कि जो मध्य बिंदु जो है वो D और E है, ठीक है। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है D, वो तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है। BC के हमें इसको क्या लाना है, समांतर लाना है। अब हम लेते हैं उपपत्ति में हम लिखेंगे सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिखते हैं ना, यहाँ लिखेंगे हम बिंदु D जो है वो AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। अब अगर D AB का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब AB को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो हम लिख सकते हैं AD बराबर होगा DB के, और DB को मैं भाग में भेज देता हूँ तो AD/DB बराबर आ जाएगा 1 के। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम लेते हैं बिंदु E को। बिंदु E जो है वो किसका मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। अतः ये अगर इसका मध्य बिंदु है तो ये AC को जो है 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो हम लिख सकते हैं AE बराबर है किसके, CE के, और मैं इसको CE को बटे में भेज देता हूँ, AE/CE आ जाएगा बराबर में 1। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब हम समीकरण 1 व 2 की सहायता से लिख सकते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 में भी ये 1 के बराबर है और ये 2 में भी 1 के बराबर, तो इसका मतलब ये आपस में बराबर हो जाएंगे। AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC के या CE के। तो अब हम वापस त्रिभुज ABC की बात करते हैं। त्रिभुज ABC में AD/ DB है वो किसके बराबर आया है, AE/CE के। और अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो जो खींची गई रेखा है वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं DE जो है वो BC के क्या है, समांतर है। ये समांतर क्यों हुई, ये हुई थेल्स प्रमेय के विलोम से, या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से। तो यही हमें सिद्ध करना था कि DE किसके समांतर है, BC के समांतर है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर का पूछा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, 2016 का पेपर लेते हैं जिसके अंदर प्रश्न है हमारे सामने, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर भी वो लाइन आपको याद रखनी है, लाइन है हमारे पास में। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको लाइन ध्यान में रखनी है। तो ये अपन कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगा देते हैं। तो त्रिभुज मान लेते हैं, ये त्रिभुज है ABC, ये मान लेते हैं DE और F। तो हमें ज्ञात करना भुजाओं का अनुपात। तो पहले तो लिख लेते हैं एरिया और ट्रायंगल ABC बटे में एरिया मतलब क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज DEF का। ये बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो संगत भुजा AB का वर्ग बटा
डी ई का वर्ग संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। अब हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 16/81 और हमें भुजाओं का अनुपात निकालना है ए बी बटा डी। स्क्वायर पूरे के ऊपर लगा देते हैं, स्क्वायर इधर जाएगा तो वर्गमूल का निशान हो जाएगा। तो 16/81 बराबर में बचेगा ए बी बटा डी ई। यहाँ हम लिखेंगे ए बी बटा डी ई। 16 का वर्गमूल 4, 81 का वर्गमूल 9, इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी अनुपात डी ई। ये किसके बराबर होगा? 4:9 के बराबर होगा। तो ऐसे प्रश्न देखो हर बार लगभग पूछे गए, पर इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है। आ भी जाते तो आप आसानी से कर सकते हो। अगला प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2 नंबर में प्रश्न बनता है। दी गई आकृति में ए बी सी एक त्रिभुज है, यदि ए डी बटा ए बी बराबर है ए ई बटा ए सी के, तो डी ई समांतर होगा किसके? बी सी के। ये हमें लाना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है वो देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है ए डी बटा जो ए बी है वो बराबर है ए ई बटा ए सी के। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि डी ई जो है किसके समांतर है? बी सी के। डी ई हमें किसके समांतर लानी है? बी सी के। और डी ई जो है बी सी के समांतर कब होगी? जब ए डी बटा डी बी जो है वो बराबर आएगा ए ई बटा ई सी के, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अगर अनुपात बराबर हो जाता है तो रेखा क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो इसको शुरू करते हैं अपन उपपत्ति से। सबसे पहले हमारा काम है ए डी बटा डी बी बराबर लाना ए ई बटा ई सी के। तो जो मैं प्रश्न में दिया वो बोल लेते हैं हम। तो ए डी बटा ए बी बराबर हमारे पास में है ए ई बटा ए सी के। तो इन दोनों का व्युत्क्रम कर लेते हैं अपन पहले। तो ए बी ऊपर आ जाएगा, ए डी नीचे आ जाएगा, बराबर में ए सी ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा ए ई। ठीक है, अब दोनों पक्षों में से एक हटा देते हैं। ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। दोनों पक्षों में से एक घटाने पर एक घटा देते हैं दोनों में से। तो हमारे पास में है ए डी बटा ए बी बटा ए डी और -1 कर देंगे। इधर हमारे पास में ए सी बटा ए ई और -1 कर देंगे। यहाँ लसम लेंगे तो लसम आएगा ए डी, ऊपर है ए बी, ए डी का इधर गुणा हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, बराबर में ए ई लसम आएगा, ऊपर है ए सी माइनस हो जाएगा ए ई। अब चित्र में आप ध्यान से देखिएगा, ए बी में से अगर ए डी घटा दें तो पीछे क्या बचेगी? डी बी बचेगी और बटे में है ए डी। इसी प्रकार ए सी में से अगर मैं ए ई घटा दूँ तो पीछे क्या बचेगा? ई सी बचेगा, बटे में क्या है? ए ई। अब इनको वापस व्युत्क्रम कर दीजिए आप, ए डी बटा डी बी आ जाएगा और इसको व्युत्क्रम करेंगे तो ए ई बटा ई सी आ जाएगा। वापस आपको इसमें बताना है त्रिभुज ए बी सी में कि जो दो भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या है? बराबर है। किसकी दो भुजाओं का अनुपात बराबर है? ए बी का और ए सी का। ए डी बटा डी बी बराबर आया है हमारे पास में ए ई बटा ई सी के। इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो डी ई है वो किसके समांतर होगी? बी सी के। और ये हमने कहाँ से लिखा? ये हमने लिखा थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो ये प्रश्न भी हमारे इस प्रकार से पूरा होता है। ये प्रश्न जो है ये 2 नंबर में आपके ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न है वो 2 तो एमसीक्यू आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक आएगा 2 नंबर का। 4 नंबर का ये चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण ओ पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं कि पी ओ बटा क्यू ओ बराबर है आर ओ बटा एस ओ। दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक समलंब है। ऐसा प्रश्न हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, वो सेम तरीका इसके अंदर आपको लगाना है। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। उसमें हमने क्वेश्चन किया था ए बी सी डी वाला ना, यहाँ पी क्यू आर एस है, बस यही फर्क है। अगला प्रश्न लेते हैं हम। आकृतियों में कोण ओ के एस, कोण ओ के एस और कोण आर ओ पी का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। यदि त्रिभुज ओ पी आर और त्रिभुज ओ एस के क्या है? समरूप है, और कोण पी ओ एस 125 डिग्री का है, कोण पी आर ओ 70 डिग्री का है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वापस पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले आपको ये एक सीधी रेखा दिख रही होगी पी आर ओ एस। यहाँ हम ले रहे हैं आर ओ एस एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। अतः जो कोण होगा आर ओ पी
प्लस कोण POS, इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ये वाला कोण और ये जो कोण दिया हुआ इन दोनों का योग कितना होगा 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये है रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण। ठीक है, अब हमारे पास में ROP का तो हमें ज्ञात करना है, POS का मान हमें दिया हुआ है 125 डिग्री, बराबर में है 180 डिग्री। तो ROP बराबर आएगा 180 डिग्री में से 125 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, और कोण ROP बराबर 180 में से 125 घटा देते, 10 में से 5 के 5, और यहाँ बचे 17 में से 55, इसका आंसर आएगा। ROP हमें ज्ञात करना था, ROP का तो मान आ गया है। अब हमें ज्ञात करना है OKS। OKS आपको ये कोण दिख रहा होगा, OKS, और ये जो कोण है इसके कोण के क्या है बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। ठीक है, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो हमारे पास में ये कितना आ गया 55 आ गया। तो हम पहले ये कोण निकाल देते हैं, R या OPR या फिर RPO। ठीक है, तो हम त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज OPR में, OPR में इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस कोण ले लेते हैं OPR, इन तीनों का योग कितना होगा 180 होगा। 70 और 55 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 125, और प्लस कोण हो जाएगा OPR बराबर 180 डिग्री। तो कोण OPR बराबर हो जाएगा 180 में से अपन घटा देंगे 125 को, तो OPR बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। OPR का मान कितना आ गया 55 डिग्री। अब हमें पता है दिया हुआ था कि त्रिभुज OPR जो है वो समरूप है त्रिभुज OSK के, इसलिए कोण OKS बराबर है कोण OPR के, संगत कोण बराबर होते हैं समरूप त्रिभुजों के। तो इस प्रकार कोण OKS ये भी कितना आएगा 55 डिग्री, क्योंकि OPR भी कितना आया है 55 डिग्री आया है। तो दोनों प्रश्नों का जो आंसर है OKS और ROP दोनों कितने डिग्री का आएंगे 55 डिग्री आएंगे। तो इस प्रश्न को भी आप ध्यान में रखें, ये प्रश्न भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अपन। निम्न दी गई आकृति में PK/KS बराबर है PT/TR, और दिया हुआ है कोण PKT बराबर है कोण PRS के। सिद्ध कीजिए कि PSR एक संधिबाहु त्रिभुज है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में बन सकता है आपके। बस आपको क्या करना है, इसमें ध्यान से समझना है, और इसमें पॉइंट एग्जाम में चेंज कर सकता है, बाकी लगभग तरीका यही रहेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है हमें, दिया हुआ PK/KS बराबर है PT/TR, और जो कोण है वो है PKT बराबर है कोण PRS के। PKT मतलब ये वाला कोण और PRS मतलब ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है बराबर आपको दिए हुए हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो PSR है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज PSR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो हमें 2 भुजाएं बराबर लानी है इसकी PSR की। अब हम लिखेंगे उपपत्ति। तो ये जो हमें दिया हुआ है अनुपात, ये जो दिया हुआ है PK/KS बराबर है PT/TR के। तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस त्रिभुज के 2 भुजाओं का अनुपात है। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज PSR में PK/KS बराबर है PT/TR के। ठीक है, इस पे 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं क्या होगी समांतर होगी थेल्स प्रमेय के विलोम से। इसलिए हम लिख सकते हैं जो KT है वो समांतर है किसके SR के। और ये समांतर क्यों है, ये थे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब ये 2 भुजाएं समांतर है, इसका मतलब इसको एक बार मैं लिख लेता हूँ, KT जो है वो SR के समांतर है। तो यहाँ हम लिखेंगे वापस KT जो है वो समांतर है किसके SR के। ठीक है, और यहाँ पे जो SP है
या पी एस है, ये एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तब जो ये कोण है जिसका नाम है पी के टी, ये पी एस आर के क्या होगा बराबर, इसको बोलते हैं संगत कोण। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण पी के टी बराबर होगा कोण पी एस आर के। बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, ये तो हमारा संगत कोण आ गया। और प्रश्न में हमें दिया हुआ था कि जो कोण पी के टी है वो किसके बराबर है, पी आर एस के। अतः इन दोनों की सहायता से हम लिख सकते हैं कोण पी एस आर बराबर है कोण पी एस आर बराबर है पी आर एस के। अब वापस त्रिभुज पी एस आर में लेते हैं। पी एस आर में क्या बराबर हुआ है, पी एस आर बराबर है पी एस आर बराबर हुआ है पी आर एस के। पी एस आर बराबर है पी आर एस के। कहने का मतलब है ये जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। और त्रिभुज में दो बराबर कोण होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, पी आर, और इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, पी एस। तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो पी आर है वो बराबर है पी एस के। तो अतः त्रिभुज पी एस आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज पी एस आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके अंदर भी अपने थेल्स प्रमेय का ध्यान रखना और ये संगत कोण का ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पुनः वापस आ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट पेपर है 2014 का, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे प्रश्नावली में 2 नंबर के प्रश्न, ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं आएंगे। एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है और उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसा प्रश्न हमने थोड़ी देर पहले किया था, पिछले वीडियो में। नहीं देखा तो वो पिछला वीडियो जरूर देखें आप। तो इसका डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया है। इसको मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ये बी क्या है, ये मीनार है, ये भी है मीनार। ठीक है, और इसकी छाया जो है ये बन रही बी सी पूरी इसकी क्या है, छाया है, क्योंकि यहाँ पे होगा सन, सूर्य। तो सूर्य का जब प्रकाश पड़ेगा तो ए बी की छाया कहाँ बनेगी, बी सी पे। तो जो छाया है वो है 5 मीटर, है ना, ये इसकी छाया है पूरी 5 मीटर है। उसी समय की बात हो रही है, तो ये आपको डायग्राम इसके अंदर ही बनाना है। तो यहाँ पे ये मैं बना देता हूँ। ये है अपना ए बी सी हो गया, ये है डी और ये है ई। और ये डी ई कौन है, ये है लड़का या छात्र है, यहाँ पे नाम जो है छात्र है। और छात्र जो है वो 2 मीटर लंबा है और इसकी जो छाया है वो है ई सी, ये है 1 मीटर। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। इसके अलावा आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, ये जो कोण है बी पे 90 का बनेगा और ये भी कोण कितने डिग्री का, 90 का बनेगा। और ये दोनों में सी कोण क्या है, कॉमन है। तो हमें दोनों त्रिभुजों को समरूप भी पहले करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो वो मान लेते हैं हम ए बी मीटर। ठीक है, फिर दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है हमें। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई सी में, इसमें क्या क्या बराबर है वो हम लिख लेते हैं। इसका कोण बी और इसका कोण ई, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। इसके अलावा जो कोण सी और कोण सी है, ये जो है ये उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में काम आ रहा है, उभयनिष्ठ कोण। तो कोण कोण समरूपता नियम से, कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज डी ई सी के। और दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो इसकी भुजा ए बी सी की ए बी ले रहे हैं तो उसकी आएगी डी ई, बटे में त्रिभुज ए बी सी की मैं ले रहा हूँ बी सी, तो उसकी आएगी ई सी। तो मान रख देते हैं इसके अंदर। ए बी का जो मान है वो तो हमें ज्ञात करना है। डी ई का मान हमारे पास में है, डी ई का मान जो है वो
बी सी का मान है 5, ई सी का मान है 1। वज्र गुणा कर देते हैं, ए बी बराबर आ जाएगा 5 गुणा 2 10 मीटर। तो ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बड़ा है पर आने की संभावना तो शायद है, बड़ा 2 नंबर में आ भी सकता है, पर ये सवाल पहले आता था 5 नंबर में या 4 नंबर में। तो शुरू करते हैं इसको। आकृति में सी डी और आर एस त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएँ हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है तो सिद्ध कीजिए। हमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज पी एस आर के। और फिर दूसरा सवाल हमें सिद्ध करना है सी डी बटा आर एस बराबर है ए बी बटा पी क्यू के। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न, आप ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ वो हम लिख देते हैं, बड़ा प्रश्न है तो एक एक स्टेप को मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं हम। दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। इसके अलावा सी डी और आर एस, सी डी और आर एस क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएँ हैं, माध्यिकाएँ हैं, ठीक है। अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है सिद्ध हमें करना है कि जो त्रिभुज, पहला सवाल है हमारे पास में कि त्रिभुज ए डी सी जो है वो हमें समरूप लाना है त्रिभुज पी एस आर के, ठीक है। ये कहाँ है, इसको मैं देखो हाईलाइट भी कर देता हूँ। ए डी सी, तो ए डी और सी, एक तो ए डी सी लेना है और हमें दूसरा त्रिभुज लेना है पी एस आर, पी एस आर। दूसरा हमें सिद्ध करना है सी डी बटा आर एस बराबर हमें लाना है पी क्यू, सॉरी ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ वो लेते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी उपपत्ति से। उपपत्ति में देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ था त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो कोण ए कोण पी के बराबर है, और कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, और कोण सी जो है कोण आर के बराबर है, तथा इनकी संगत भुजाएं समानुपाती है। ए बी जो है वो ए बी का अनुपात पी क्यू से, बी सी का अनुपात क्यू आर से, ए सी का अनुपात पी आर से, ये सब क्या है, बराबर है। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमें दिया हुआ था सी डी और आर एस जो है वो माध्यिकाएँ हैं। यहाँ हम लिखेंगे सी डी और आर एस त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएँ हैं, ठीक है। अतः देखो माध्यिका क्या करती है, जो ये ए डी माध्यिका है ना, ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ए डी और डी बी बराबर है और ये ए बी का आधा है, या फिर ए बी जो है ना वो ए डी का दुगुना है और डी बी का भी दुगुना है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बी जो है वो 2 ए डी के बराबर है या 2 बी डी के बराबर है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं जो पी क्यू है, पी क्यू जो है वो 2 एस पी के बराबर है और 2 क्यू एस के बराबर है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हमें जो त्रिभुज बराबर लेने हैं, समरूप करने हैं, वो त्रिभुज हम लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ और ले लेते हैं। इसमें हम एक चीज़ काम में लेंगे पुनः, कि जो हमें सिद्ध करना है ना ए डी सी, तो इसके अंदर ए सी और पी आर आ रही है। तो हम ले रहे हैं एक तो ए सी बटा पी आर, ठीक है। और ये बराबर किसके है, ये बराबर है ए बी और पी क्यू के बराबर है, ए बी बटा पी क्यू के, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर ये चीज़ ली है, इसको हमने इसके बराबर लिया है क्योंकि ये बराबर है। अब हम क्या करते हैं, ए सी का ए सी रखते हैं और पी आर का पी आर रखते हैं, ठीक है। ए बी को हम लिख सकते हैं 2 ए डी, और पी आर को हम लिख सकते हैं 2 एस पी, 2 से 2 कट जाएगा
तो ए सी बटा पी आर बराबर आ गया ए डी बटा एस पी के। ठीक है, अब हम पहला सवाल लेते हैं इसका। पहला प्रश्न था त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज पी एस आर में, इसमें देखिए क्या क्या बराबर है। तो इसके अंदर है ए सी बटा जो पी आर है वो बराबर है ए डी बटा एस पी के। इन दोनों त्रिभुजों में ए सी का अनुपात पी आर से और ए डी का अनुपात एस पी से क्या आ गया बराबर। और इनके बीच में कोण ए और कोण पी क्या है बराबर है। कोण ए जो है कोण पी के बराबर है। ये कहाँ से लाए, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या थे, समरूप थे। तो यहाँ पे नियम लगा एस ए एस, समरूपता नियम से, समरूपता नियम से त्रिभुज ए डी सी जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज पी एस आर के। तो पहला सवाल तो हो गया कंप्लीट। अब इसका हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो यहाँ वापस लिखते हैं त्रिभुज ए डी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी एस आर के। ठीक है, दूसरे सवाल में हमें क्या लाना है, दूसरे सवाल में हमें लाना है सी डी बटा आर एस। सी डी जो है इस त्रिभुज की भुजा है ये वाली, और दूसरी है एस आर इस त्रिभुज की भुजा है। बराबर में हमें लाना ए बी बटा पी क्यू, ए बी और ये पी क्यू। तो हम वापस देखते हैं, दोनों त्रिभुज है इसका मतलब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसकी भुजा लेते हैं अपन सी डी और इसकी लेते हैं अपन आर एस, और इसकी हम लेंगे ए डी और उसकी लेंगे एस पी। अब सी डी बटा आर एस, अब हम ए डी की जगह जो है, ए डी की जगह अपन लिख सकते हैं ए सी बटा 2, सॉरी ए सी बटा 2 नहीं लिख सकते, ए बी बटा 2 लिख सकते हैं, ए बी बटा 2। और एस पी की जगह हम लिख सकते हैं पी क्यू बटा 2, 2 से 2 तो कट जाएगा। तो ए डी सी डी बटा आर एस बराबर हो गया ए बी बटा पी क्यू। ये हमें लाना था, ये हो गया इति सिद्धम। तो ये था एक बड़ा प्रश्न, तो इसको अच्छे से आप ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बड़े सवाल आते हैं तो ये भी आ सकता है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट पेपर 2013 का अंतिम पेपर है, जो हमारे इस वीडियो का लास्ट जो पेपर है। प्रश्न है हमारे सामने, त्रिभुज ए बी सी में डी ई जो है बी सी के समांतर है, ए डी 1.5 है, बी डी 3 सेंटीमीटर, ए ई 1 सेंटीमीटर है, तो ई सी का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी आसान प्रश्न है। त्रिभुज का नाम है ए बी सी और इसमें जो डी ई है वो बी सी के क्या है, समांतर है, डी ई। ठीक है, तो ये अगर इसके समांतर है तो ये बाकी वाली दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डी ई जो है वो बी सी के क्या है, समांतर है। इसलिए ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी के। और ये क्यों हुआ, ये हुआ थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हुआ ये। और हमारे पास में ए डी का मान है 1.5, डी बी का मान है या बी डी का मान है 3, ए ई 1 है और ई सी हमें ज्ञात करनी। वज्र गुणा कर देते हैं, 1.5 गुणा ई सी बराबर 3 गुणा 1 3, ई सी बराबर 3 बटे में आ जाएगा 1.5। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, 30 बटा हो जाएगा 15, और 30 में 15 का भाग देंगे तो आएगा 2 सेंटीमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, जो पूरा का पूरा जो हमने थेल्स प्रमेय, इस पूरे जितने भी प्रश्न हैं, जिस लगभग हर प्रश्न में थेल्स प्रमेय काम में आ रहा है। और थेल्स प्रमेय खुद क्या होता है वो इस प्रश्न में पूछा गया है। तो हम इस प्रश्न में थेल्स प्रमेय को पूरा अच्छे से सिद्ध करेंगे। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है तो इस प्रश्न को ध्यान से देखें। थेल्स प्रमेय पूरा आपको अच्छे से समझाया जाएगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। देखिए क्या बोल रहा है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है हमारे पास में ए बी और सी, एक भुजा के समांतर। तो मैं बी सी के समांतर एक रेखा खींच लेता हूँ। ये मान लीजिए मैंने बी सी के समांतर एक रेखा खींच ली। ठीक है, इसका नाम है डी ई, और ये डी ई जो बी सी के क्या है, समांतर है। तो ये बाकी वाली दोनों भुजाएं क्या होगी, समान अनुपात में बटेगी। मतलब ए डी का डी बी से अनुपात और ए ई का ई सी से अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब सबसे पहले लेते हैं दिया हुआ है, पूरा जरूर देखें ताकि अच्छे से समझ में आ सके। दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में
ए बी सी में बी सी के समांतर भुजा डी ई खींची गई है। ठीक है, जो ए बी व ए सी को क्रमशः डी व ई पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। फिर हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध हमें करना है शेष भुजा समान अनुपात में बटेगी, मतलब ए डी बटा डी बी बराबर हमें लाना है ए ई बटा ई सी के। ठीक है, इसके लिए आपको रचना ध्यान में रखनी है। देखिए, रचना में हम क्या करेंगे, डी से एक लंब खींचेंगे, डी एम एक लंब खींचा जो ए सी के ऊपर है। एक हम लंब खींचेंगे ई एन के ऊपर, ई एन लंब खींचेंगे ई एन जो हमने खींचा ए बी के ऊपर। इसके अलावा हम बी को मिला देंगे ई से और डी को मिला देंगे सी से। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली है। तो रचना में हम लिखेंगे डी एम लंब है ए सी पर और ई एन लंब है ए बी पर, खींचा। ठीक है, और डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया, ये हमने मिला दिया। ठीक है, अब हम लेते हैं इसकी उपपत्ति। इसके लिए आपको थोड़ी चीज़ें ना याद रखनी पड़ेगी, स्टेप अगर याद रखना है और एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ के याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं ए डी ई, एरिया ऑफ मतलब क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, और त्रिभुज जो है मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। ये त्रिभुज मैंने लिया ए डी ई और यहाँ पे अपन ले रहे हैं आधार कौन सा ले रहे हैं, ए डी, और ये लंब है ई एन। लंब ई एन है ना, लंब यहाँ पे त्रिभुज में क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार मैं ले रहा हूँ ए डी, तो ऊंचाई कौन सी होगी, ए डी पर जो लंब है ना वो इसकी ऊंचाई होगी ई एन। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार हम एक त्रिभुज ले रहे हैं तथा दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार ले रहे हैं हम डी बी। ठीक है, ऊंचाई देखिए एक त्रिभुज है इस प्रकार से, ये है डी, ये है बी और ये है ई। ये जो है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो जब अधिक कोण त्रिभुज होता है ना तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, बाहर होती है। जब जैसे मैं आधार बी डी ले रहा हूँ तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो ये होगी, और ये ऊंचाई कौन सी है, ई एन है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण 1 और 2 आ गया है। अब समीकरण 1 में हम 2 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर 1 में 2 का भाग देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे में आ जाएगा एरिया मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई का, और बराबर में हमारे पास है 1/2 ए डी गुणा ई एन और बटे में 1/2 डी बी गुणा ई एन। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए डी बटा डी बी। ये समीकरण मान लेते हैं अपन 3। ठीक है, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ कॉपी करके। चलिए यहाँ तक हमने इसको कर लिया है। चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने ये काम किया इसी प्रकार से हम इसी प्रकार जैसे हमने इधर की साइड में लिया है उसी प्रकार से हमें उधर की साइड में लेना है। वापस हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लेंगे, जिसमें इस बार आधार क्या लेंगे, AE। जैसे यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ADE जो है उसका हम क्षेत्रफल वापस लेंगे, ठीक है। इस बार हम लेंगे 1/2, आधार क्या लेंगे, AE आधार लेंगे तो ऊंचाई कौन सी आएगी, DM, ठीक है। और उधर की साइड में हम लेंगे एरिया ऑफ CDE। ये पूरा लिखना नहीं है आपको, बस मैं समझा रहा हूँ। तो 1/2 वहाँ पे अपन आधार लेंगे EC और ऊंचाई कौन सी आएगी, DM। और इसका भाग देंगे तो ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा। तो वो आपको यहाँ इसी प्रकार सेम टू सेम लिखना है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ये पूरा करके नहीं बताना आपको, इसी प्रकार लिखना है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ये बराबर आएगा AE बटा EC के। ये समीकरण नंबर हो गया 4, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपने एक 9th क्लास में थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे जो दो त्रिभुज है BDE और CDE, ये इनका आधार जो है DE एक ही है और ये BC और DE के समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज BDE व त्रिभुज CDE एक ही आधार या एक आधार DE पर तथा दो समांतर रेखाओं DE व BC के मध्य स्थित है। अतः त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अब इन दोनों को कर देते हैं अपन रेसिप्रोकल, मतलब व्युत्क्रम ले लेते हैं। व्युत्क्रम लेंगे तो ये एक ऊपर आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। अब हम करेंगे दोनों पक्षों में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का गुणा करने पर दोनों तरफ हम इसका गुणा करेंगे। तो गुणा करने पे क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। और ये दोनों का मान हमारे पास है समीकरण 3 व 4 से। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। तो 3 व 4 से देखेंगे तो इसका मान हमारे पास है AD बटा DB और राइट हैंड साइड में जो मान है वो है AE बटा EC। और ये ही हमें लाना था कि जो एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये पूरा था थेल्स प्रमेय। यह थेल्स प्रमेय आपको पूरा अच्छे से सिद्ध करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर जो 6 था जिसका नाम था त्रिभुज, उसके हमने 2023 से 2024 तक के सभी प्रश्न अच्छे से एकदम बेसिक से सॉल्यूशन इसके देख लिए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पुनः आपसे निवेदन रहेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 के साथ में। धन्यवाद।